जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एथिक्स एंड मोरल से संबंधित जो कुछ भी हम डायमेंशंस थे, हमने उसको बेसिक डिस्कस किया था। आज हम अपने कोर्स का जो हमारा पूरा एथिक्स वाला जो पोर्शन है, जिसमें आप मालूम होगा कि यहाँ से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आज जो है CSIR के द्वारा नोटिस भी जारी कर दी गई है, नोटिस भी दे दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट कब से कब है। जैसे आप देखेंगे तो 5 फरवरी से लेकर के यहाँ पे 20 फरवरी तक एग्ज़ाम की नोटिस को दिया गया है कि इन्हीं के बीच में शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो हमारे पोर्शन है, यानी कि सिलेबस की बात करें, सेम एज इट इज यही लाइन लिखी हुई है सिलेबस में, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो हम अपने कोर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ से आपके एग्जाम में आने के चांसेस, क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है केन रॉय और स्वागत है आपका प्रिसीजन IAS के यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ही क्या कह रहा है, अनएथिकल जो बिहेवियर होता है वो जो है ऑफन ट्रिगर्ड बाय, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति का जो अनएथिकल बिहेवियर होता है वो कैसे ट्रिगर्ड होता है, स्पेशली यहाँ पे पूछ रखा है। यहाँ पे जो कारण है उनको यहाँ पे पूछ रखा है कि जो अनएथिकल बिहेवियर होते हैं उनके क्या क्या कारण हैं, जिनके कारण जो व्यक्ति होता है वो ट्रिगर्ड होता है और अनएथिकल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है प्रेशर जो होता है, प्रेशर फ्रॉम हायर मैनेजमेंट, यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर होता है, तो यहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर जनरेट होता है। अनएथिकल, फिर दूसरा देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो जो ऐसे बिहेवियर के लिए जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे फिर तीसरे में क्या रखा है, बोथ। फिर डी में क्या, सिस्टम, चेक्स एंड बैलेंस। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस का नहीं है। अनएथिकल बिहेवियर के लिए हम देखेंगे तो हमारा जो है सेकेंड और फर्स्ट दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इस तरीके से आपको एक बेसिक लॉजिक के अनुसार आपके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पे सही कथन को आपको देखना है। जैसे कि इसमें ये होता है कि जैसे UPSC के पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, तो आप इस क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 10 साल बाद ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, प्लस ये जो इथिक्स का जो सेक्शन है ये जो है पहली बार इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसमें बेसिक ही पूछा जाएगा, आप इसमें घबराइए नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या कह रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एथिकल ट्रेनिंग। क्या ये है, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है पार्ट होता है एथिकल ट्रेनिंग का? जी हाँ, हमारे किसी भी ट्रेनिंग में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे उसका अलग ही, जैसे मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल के कोड ऑफ कंडक्ट होता है, किसी भी फील्ड में जाते हैं उसका अलग होता है, किसी भी मैनेजमेंट में जाते हैं उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होता है। तो वहाँ पे एथिकल ट्रेनिंग की बात हो रही है, वहाँ पे मोरल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, तो ये एक पार्ट है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो होता है स्टेटमेंट दे रखा है ये तो होना ही चाहिए। यानी कि अब देखिए एलिमिनेट करते हैं, यानी कि 1 एंड 3, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन, इसमें भी नहीं, यानी कि 1, 2 एंड 3 ये भी ऑप्शन, तो इनको हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी बी और सी में से ही कोई एक आंसर होगा। अब देखिए कितनी आसानी से इस टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं पहले स्टेटमेंट में। एथिकल जो डायलेमा होता है वो अराइज व्हेन, एथिकल जो डायलेमाज होते हैं, जैसे हम कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एथिकल जो डायलेमा थ्रू ए सीरियस गुड एंड बैड और बाउंड टुगेदर इन द सम एक्टिविटी, यानी कि कुछ गलत और अच्छे के जो कॉम्बिनेशन होता है उनके कारण जो एथिकल डायलेमा वो जो है यहाँ पे उसी के रास्ते से होकर के गुजरता है या उसी से जनरेट होता है।
तो ये हमारा ऑप्शन तो सही हो गया। अब यहाँ पे आता है कि जो देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट सही है, चौथा सही है, तो यानी कि पहला और चार तो होना ही चाहिए। तो अब देखेंगे इसमें पहला नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम केवल दो स्टेटमेंट को सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है। तो इस तरीके से आपको एक स्मार्ट रणनीति के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर इस तरीके का एग्जाम में आता है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया ये 10 साल के बाद पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि एक यूपीएससी के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है उसको डेवलप करने में, यानी कि बिल्डिंग करने में, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। यानी कि जो डेवलपिंग ग्रीन सप्लाई चेन है ये तो इंक्लूड होता ही है, यहाँ पे भी जो हजार्डस जो एमिशन है ये भी इंक्लूड होता है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर राइटिंग ए कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये तो नहीं होता, क्योंकि बात कर रहे हैं ना सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को डेवलप करने की, बिल्डिंग बिल्ड करने की, तो यहाँ पे हमें कंडक्ट की क्या जरूरत है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चौथा क्वेश्चन भी अगेन यूपीएससी की पैटर्न पे, इसको भी आपको सॉल्व करना है और कोशिश करना करिएगा कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके पहले खुद से उस क्वेश्चन को अप्लाई करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आपको सेल्फ एवेलुएट करने में भी आसानी होगी और आपकी तैयारी भी किस स्थिति में उसका भी आकलन आपको एक मिल जाएगा। चलिए फंक्शन ऑफ ए कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि कोड ऑफ एथिक्स के कौन कौन से फंक्शन है, यानी कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ये पूछ रखा है। तो हमें कौन कौन से फंक्शन है जो कोड ऑफ एथिक्स के हैं जो कि सही होने चाहिए, उन्हें इन ऑप्शन में हमें निकालने हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब इसमें हम पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट दे रखा है इट कैन एक्सप्रेस जो इट कैन एक्सप्रेस शेयर्ड कमिटमेंट, यानी कि ये जो होता है एक शेयर कमिटमेंट के पार्ट के रूप में जो होता है, जो प्रोफेशनल सोसाइटीज मेंबर टू स्ट्राइव सेटिस्फाई सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल, यानी कि एक जो प्रोफेशनल सोसाइटी होती है, सॉरी, जो यहाँ पे जो प्रोफेशनल सोसाइटी होती है वो एक कॉमन शेयर्ड कमिटमेंट के अनुसार ही यहाँ पे एथिकल जो स्टैंडर्ड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको अचीव करते हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के प्रिंसिपल में शामिल होते हैं, यानी कि फंक्शन में शामिल होते हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब ऑप्शन को देखते हैं, तो यानी कि चारों के चारों ऑप्शन में पहला दे रखा है। अब कहते हैं इट, दूसरे स्टेटमेंट में क्या करें, इट कैन हेल्प फास्टर एन इन्वायरमेंट इन विच इथिकल बिहेवियर इन द नॉर्म्स, हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट ये भी सही कह रहा है। इट कैन सर्व ए गाइड और स्पेसिफिक सिचुएशन, जी हाँ, ये जो हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स जो होता है तो वो हमें रिमाइंड भी करवाता है कि इस सिचुएशन पे हमें कैसे 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 डिसीजंस को लेने चाहिए और क्या हमारी स्थिति वहाँ पे है, उसमें भी हमें ये जो है गाइड करता है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप देखेंगे कि तीन के तीन स्टेटमेंट अगर सही हैं तो वैसे चेक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ए कोड कैन बी वैल्यूएबल academic and educational legacy और एन ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, ये कोड ऑफ जो कोड ऑफ एथिक्स है ये एकेडमिक्स में भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैंने बताया अगर आप मेडिकल के प्रोफेशन को अपनाते हैं तो उसमें मेडिकल साइंस का जो भी कोड ऑफ एथिक्स होगा वो पढ़ाया जाएगा, एकेडमिक में भी पढ़ाया जाता है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चारों के चारों सही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप देखिए कितने बेसिक के साथ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द
मोरल प्रिंसिपल पे हमने कुछ पिछले ही लेक्चर पे बात किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा, उसमें हमने कुछ बेसिक बातें ही डिस्कस करी हैं। आज ये जो हमारा टेस्ट है इससे तो पिछले से अपेक्षा थोड़ा एडवांस है। द मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और या सेट ऑफ वैल्यूज जो होती हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर का जो स्टैंडर्ड होता है या सेट ऑफ जो वैल्यूज होती हैं, वो क्या करती हैं, गाइड करती हैं अ पर्सन एक्शन इन द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस उसे जो है गाइड करती हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं, यानी ऑफिस प्लेस एथिक्स, फैक्ट्री प्लेस एथिक्स नहीं, वर्क प्लेस की बात कर रहे थे यहाँ पे। जैसी बात है कि वर्क प्लेस एथिक्स ही होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 6th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इनकरेज, जो इनकरेज करते हैं गुड एथिक्स इन द वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ करंट से क्वेश्चन है, आप इनको जरूर सोल्व करिएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी व्यक्ति को गुड एथिक्स के लिए इनकरेज करते हैं, गुड एथिक्स के लिए इनकरेज करते हैं। जैसे कि किसी भी कार्य में अगर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होनी, ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉयज ऑफ ऑल लेवल। तो यहाँ पे अगर आप इसको भी, अगर इस स्टेटमेंट को यहाँ पे हटा दिया जाए तो भी आपको फेयर ट्रीटमेंट इस तरीके से समझना है। तो यहाँ पे ब्राइड नहीं होता है, ब्राइड नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। और यहाँ पे मैं कहूँगा किसी भी वर्ड की अगर मीनिंग समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली गूगल करिएगा और उसको आप हिंदी में समझ लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, अभी इसको आप बताइए, इसको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू। जो एग्जाम्पल होता है इसका मैंने पिछली क्लास में पूरा डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था उसमें मैंने पूरा डिस्कस कराया था। वैल्यू जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है, जस्टिस, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, ये सभी। जी हाँ, यहाँ पे सभी होना चाहिए, तब हमारी जो वैल्यूज हैं, किसी भी इंसान की जो वैल्यू हो तभी डेवलप होती हैं। उसे प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो है सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, तब जा करके एक बीइंग अ गुड पर्सन इट्स कम्स टू द एथिकल बिहेवियर। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की ओर। एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट टोन एट द टॉप प्रमोटिंग इथिकल कंडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल ही पूछ रहा है, यानी कि जो इथिकल कंडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए किसी भी टॉप लेवल पे, तो उनको यहाँ पे क्या कहा जाता है या उसके एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे आप जैसी बात है, किसी भी लेवल पे आप जाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड में, उसको चाहे कहीं हो, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, इथिकल कंडक्ट को अगर प्रमोट करना है तो सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा इथिकल बिहेवियर। अब वो बिहेवियर कैसे आएगा, जैसे मैंने ये बताया था, जस्टिस होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इथिकल बिहेवियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये आंसर बताइए, जो योगा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9th क्वेश्चन की बात करें, जो है वो क्या है, वो क्या है बताइए। द पर्सनालिटी ऑफ गुड आर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो योगा है वो पर्सनालिटी को अच्छी बनाने के लिए है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये है नहीं, जी नहीं, ये नहीं।
द वे ऑफ नॉलेज थ्रू स्क्रिप्चर्स, ये हमारे पुराणों से लिए गए हैं, ग्रंथों से लिए गए हैं, वहाँ पे इसका जिक्र है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 10वां क्वेश्चन। वैल्यू एंड एथिक्स ये कब से होते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको मैंने प्रॉपरली पिछले क्लास में ही मोरल एंड विथ में डिस्कस कराया था। हालांकि मैं इसका आंसर यहाँ पे बता, हमारा इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है सी, कॉर्पोरेट कल्चर। यानी हमारा जो जैसा कल्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी एथिक्स, वैल्यूज और जो बिहेवियर शेप होता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया था। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, जो है 11वां क्वेश्चन। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? इथिक्स आर इम्पोर्टेंट। इथिक्स इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सप्लायर प्रेफर टू डील विद इथिकल कंपनीज। ये तो सही बात है। जब भी हम किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो होते हैं, तो वहाँ पे हम किसी भी सप्लायर से अगर हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे एथिकल बिहेवियर के साथ ही डील करना पड़ता है। तो ये सही है। कस्टमर प्रेफर टू डील विद द एथिकल कंपनीज, कस्टमर का भी यही एक बिहेवियर होता है, जैसा कि इसमें कहा गया है, यानी कि बी भी सही है। फिर क्या कर रहा है? एम्प्लॉयज प्रेफर टू डील विद एथिकल कंपनीज, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड डियोंटोलॉजी। ये हमारे एक वर्ड है, इसको आप इसके बारे में कम से कम जो है 3 से 4 लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। मेन मेन कीवर्ड जरूर याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिले। चलिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो 12वां का होगा, जो हमारी ड्यूटी, जो मोरल एंड ऑब्लिगेशन होते हैं उसी को ही यहाँ पे कहा जाता है, जो प्राइमरी प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो हमारी ड्यूटी है, और मोरल ऑब्लिगेशन भी बनता है कि नहीं हम अपने कार्य के प्रति निश्चिंत रहें, सत्यनिष्ठ रहें, ईमानदार रहें, ट्रांसपेरेंसी लाएं इत्यादि। 13 क्वेश्चन की बात करें, विच इथिकल थ्योरीज। यहाँ पे विच इथिकल थ्योरी फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गुड करेक्टर। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के जो गुड करेक्टर को डेवलप करने में कौन से इथिकल थ्योरी जो है डेवलप करने में अच्छी होती है, कौन सी इथिकल थ्योरी की यहाँ पे बात की गई है? तो आप इसका आंसर, जैसे कि इसका बताया जाए कि वर्च्यू एथिक्स, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। यूटिलिटेरियनिज्म तो ये तो नहीं होना चाहिए, जी हाँ, यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब बात करें हम 14 नंबर क्वेश्चन के, विच इथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व मेंटेनिंग लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस के लिए वर्दी को मेंटेन करता है? कौन सी इसी ऐसा प्रिंसिपल है या थ्योरी है, बताइए। इसका आंसर जहाँ तक है कि होना चाहिए फिडिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसको लगा के आएंगे जस्टिस, तो ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिडिलिटी। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिडिलिटी। देखिए इसका भी आपको स्टार मार्क करना है, इसके बारे में भी कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिख लेने हैं या नोट्स बना लेने हैं कि ये हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि मैं इसका वर्ड आपको, इसका जो मीनिंग है इसको मैं यहीं पे ही बता दूंगा। ये फिडिलिटी है एज एन इथिकल प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? यानी कि जो किसी भी व्यक्ति की जो फिडिलिटी जो होती है कि किसी भी व्यक्ति की जो हैप्पीनेस है, खुशी है,
उसको जो खुशी को फुलमिंट कर रही है उसी को फिडिलिटी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मोबाइल चाहिए तो अगर उसको मोबाइल दे दिया जाता है तो क्या वो उसके लिए खुशी हो गई, उसकी खुशी को वो फुलफिलमेंट कर रहा है। कौन? मोबाइल फुलफिलमेंट कर रहा है, तो उसी को कहा जाता है फिडिलिटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सीकिंग अ पर्सनल हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये जो कीवर्ड हैं इनको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको स्टार मार्क कर लेने हैं और नोट करके रख लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नोटिस भी डिसाइड कर दी गई है। अब आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। अगर आपका लास्ट में पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो 10 ही दिन बचे हुए हैं। तो आपको इन 10 दिन में आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर के स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करना है। सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे। नहीं तो आप टेलीग्राम में जा कर के प्रिसीजन आईएएस को सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑफिशियल चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी को करते रहिए, अच्छे रहिए। और इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा, और इसके साथ साथ जो हम पॉलिटी, हिस्ट्री और जो करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है उसको भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।